नवीं बार मुख्यमंत्री बन रहे नीतीश कुमार, और क्या अगर हम लोग उनकी बात करें तो क्या बार बार उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लोभ है क्या कि वो पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन कर लेंगे लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़। बार रिश्ते टूट जाते हैं तो रिश्ते की जो डोर है टूट जाती है, दोबारा जुड़ेगी तो गांठ पड़ जाएगा। लालू यादव के उस कार्यकाल की और अभी तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, तो दोनों लोगों के अगर हम लोग कार्यकाल की बात करें तो किनका कार्यकाल आपको ज़्यादा अच्छा लगा है रोजगार की अगर? और कहा कि सर कटा देंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं, ऐसा बिहार का लाल है। अगर हम मिश्रा जी के शब्दों में बात करें तो नीतीश कुमार क्यों पाला बदले हैं, आपके शब्दों में अगर हम जानना चाहें? संभावित सवाल मैं जानता हूं आपका अगला सवाल कौन सा है, क्या और उसका जवाब भी इसी लाइन में है। लड़ जाएंगे तो फिर भाषा पलट जाएगा गुरु। ऐसा? ईवीएम और बैलेट पेपर की बात करें तो मिश्रा जी इसके बारे में क्या सोचते हैं? ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर चुनाव? इस समय देश में दो ही बात पर लेकर के चर्चा में है, एक जो है कि बिहार की राजनीति को लेकर के, दूसरा जो है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के। और इस समय बिहार की राजनीति में ऐसा मोड़ आया है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री इस बार नवीं बार जो है शपथ लेने जा रहे हैं, गठजोड़ करके बार बार जो है कि इस बार नवीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और जिस पार्टी से वो गठबंधन करते हैं फिर उनसे नाता तोड़ करके फिर दूसरी पार्टी से, मतलब उनका नाता ऐसे ही चलता रहता है। इन सभी तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से ये फेमस हैं, और फिलहाल इसी पर हमारी बात होगी कि क्या राजनीति में ऐसे भी मोड़ आते रहते हैं क्या कि बार बार पार्टी चेंज करिए, बार बार अपना जो मुख्यमंत्री का पद है वो न छूटने पाए। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद पीके न्यूज के सभी साथियों। थोड़ा सा हम चाहेंगे, हमने तो बता दिया आपका परिचय, थोड़ा आप भी अपने हिसाब से अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हरीश मिश्रा है। मैं वैसे मुझे बनारस वाले मिश्रा जी आप लोगों के गलियारे से कहा जाता है। मैं अपना दल का मेरावादी का पूर्व मेयर प्रत्याशी रहा बनारस का, और विपक्ष की राजनीति करता हूं। जी, जैसा कि देखिए लोकसभा चुनाव तो आने ही वाला है, लेकिन उसी भी देखिए इसमें बिहार की राजनीति में बड़ा उठक पटक हो चुका है, और इस बार नवीं बार मुख्यमंत्री बन रहे नीतीश कुमार, और क्या अगर हम लोग उनकी बात करें तो क्या बार बार उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लोभ है क्या कि वो पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन कर लेंगे लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ते हैं? नहीं, अब तो नीतीश कुमार जी को लोभ का नहीं है चिंता, अब उनको अपने विरासत की चिंता है और अपने जगह की चिंता है। वो आदमी पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। फ्रस्ट्रेट मुख्यमंत्री के रूप में अब नीतीश कुमार जी जाने जाएंगे, और एक बार फिर से जनहित के मुद्दे पर गच्चा दे गए चच्चा, ये लाइन उनके ऊपर एकदम सटीक बैठता है। नीतीश कुमार जी राजनीतिक चाचा थे, और हमको लगा कि हो सकता है आदमी पश्चाताप कर करके गंगा नहाने आया है। वो तो गंगा को ही गंदा करने में लगे हुए थे। फिलहाल वो उनका पुराना घर है भारतीय जनता पार्टी, वो वहाँ जाएं, संतुष्टि से रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले, बस यही है। तो ऐसा नहीं होता कि जब एक बार रिश्ते टूट जाते हैं तो रिश्ते की जो डोर है टूट जाती है, दोबारा जुड़ेगी तो गांठ पड़ जाएगा उसमें? वो हमारे आप जैसे जो है स्वाभिमानी व्यक्तियों के लिए, वो नीच बुद्धि के राजनीतिज्ञों के लिए ये आत्मसम्मान, इसको स्वाभिमान कहते हैं जिस चीज़ की आप चर्चा कर रहे हैं। और नीतीश जी स्वाभिमानी पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि लोग लोग विरासत अपनी पार्टी का बना कर रखे हैं, जैसे मुलायम सिंह थे, उनके लड़के जो है कि अखिलेश यादव देख रहे हैं पार्टी को, लेकिन नीतीश कुमार ने पार्टी बनाया जो भी चीज़ें, तो उनका कहना है कि हमारा जो अगली पीढ़ी है वो राजनीति में नहीं आएगा। नीतीश चाचा गोवेंट गॉन है, गोवेंट गॉन हो गए भारतीय पॉलिटिक्स के साथ में, और डूबती हुई नस को कहीं ना कहीं अमित शाह ने पकड़ा है, और कहीं वो बेनकाब न हो जाए इस डर के वजह से वो जनता के उम्मीदों पर पानी फेर करके गद्दारों के खेमे में जा कर के गलबैयाँ कर रहे हैं। यह गद्दारी नीतीश कुमार जी को ढेर सारी मुबारकबाद हो, क्योंकि गद्दारी तो भाई उनके जहन में है। और 9 बार कोई राजनेता, भारतीय इतिहास में 9 बार कोई राजनेता अपने विचारधारा को बदले तो उसे राजनीतिक वेश्या तो दल बदल कानून को भी धोखा दे गए हैं, उसे राजनीतिक वेश्या कहते हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या जनता दल यूनाइटेड के लिए ये मतलब लाभकारी रहेगा या फिर हानिपूर्वक रहेगा? हमको जहाँ तक लग रहा है कि अब की बार नीतीश जी जनता के नब्ज को टटोलने में पूरी तरीके से नाकाम रहेंगे, और बिहार की जनता जिस तरीके से तेजस्वी के नेतृत्व में नौकरियाँ पा चुकी है, रोजी रोटी का सवाल है, खेती और बेटी का सवाल है। पूरा देश इस समय इस सारे बड़े चुनौतियों को झेल रहा है, और बिहार उसमें अव्वल नंबर पर आया। पूरे देश में सबसे ज़्यादा नौकरियां किसी ने दी तो नीतीश एंड तेजस्वी के गठबंधन की सरकार ने दी। अगर हम लोग बात करें लालू यादव के उस कार्यकाल की और अभी तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, तो दोनों लोगों के अगर हम लोग कार्यकाल की बात करें तो किनका कार्यकाल आपको ज़्यादा अच्छा लगा है रोजगार की अगर हम लोग बात करें तो? नहीं, तेजस्वी लॉ एंड ऑर्डर में भी ठीक है, तेजस्वी यूथ लीडर भी हैं, तेजस्वी मौका परस्त नहीं है, और सबसे बड़ी बात लालू परिवार की यह है
कि जब एक तानाशाह सरकार के सामने पूरे देश की सरकारों ने माथा टेक करके गुलामी स्वीकार किया, वहीं आपके हिंदुस्तान वहीं आपके भारत देश में एक ऐसा राजनेता जिसका नाम लालू प्रसाद यादव था, जिसका पूरा परिवार शान से डट करके लड़ा और कहा कि सर कटा देंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। ऐसा बिहार का लाल है लालू, और मैं लालू को सलाम करता हूँ। लालू हारे या जीते, लालू अपने विचारधारा को बेचने में कामयाब नहीं हुए। विचारधारा की एक लड़ाई होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष की, पत्रकार महोदय, और हमको लगता है कि जिस मर्द का विचारधारा उतर गया वह मर्द नंगा हो गया। तो नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से नंगे हो चुके हैं, और नंगे लोगों की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। नंगे लोगों को भाजपा में भेजिए। अब तो इस्तीफा दे चुके हैं नीतीश कुमार, अब कुछ ही क्षण में अपना शपथ भी लेने वाले हैं। तो तेजस्वी ने अभी कुछ समय पूर्व ही कहा था कि खेला होना तो अभी बाकी है, तो वो कौन से खेले की बात कर रहे हैं? हो सकता है 2024 में खेल बदले और सन 2024 में हम लोग जो है सत्ता पलट दें, यही खेला है। अच्छा, ऐसा लगता है? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, कोई भी खिलाड़ी हो वो अपने आप का हौसला जिस दिन तोड़ लेगा तो उस दिन वो क्या खेलेगा, वो क्या होगा। और हमको कोई ज़रूरत नहीं, हम लोगों को कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि हमने तो खुद ही तोड़ के लाया था। अगर हम मिश्रा जी के शब्दों में बात करें तो नीतीश कुमार क्यों पाला बदले हैं, आपके शब्दों में अगर हम जानना चाहें तो? अवसरवादिता, अवसरवादिता, मतलब मौका परस्ती, अवसरवादिता, लालच, अहंकार और घोटाला, ये 5 चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार को एक बार पुनः अपने चेहरे का नकाब उतारने पर मजबूर कर दिया। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी को अपने जो दृढ़ निश्चय संकल्प उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय जिस प्रकार से टिके हुए हैं, इससे उनको लाभ मिलेगा लोकसभा चुनाव में? हम कह रहे हैं इस समय देश में किसी भी विपक्ष के पॉलिटिशियन को लाभ और हानि का कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। यह देश पूरी तरीके से बहुत बुरे दौर से चल रहा है, तानाशाही और गुंडाई चरम पर है। राजनीतिक सत्ता के गलियारे के लोग बलात्कार और जमीन और रोटी और बेटी और खेती पे खतरा बन चुके हैं। हमको अपने देश को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हम लाभ और हानि नहीं देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आप जैसे लोगों के बीच सहयोग की ज़रूरत है, और इंडिया गठबंधन लड़ेगा और जीतेगा। चलिए, ये तो बात रही बिहार को लेकर के। अगर हम लोग यूपी की बात करें तो आप अपना दल कमेरावादी से हैं, तो क्या इसमें लोकसभा सीट में भी आपको कुछ सीटें मिलने वाली अखिलेश यादव के गठबंधन में? बेशक, क्यों नहीं। अगर हम देखिए, एक नारा संभावित नारा है, और इसी संभावित सवाल मैं जानता हूं आपका अगला सवाल कौन सा है, क्या? और उसका जवाब भी इसी लाइन में है। जी बताएं। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर हम संतोष के साथ, हम धैर्यता के साथ हम स्वीकार करेंगे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी अपना दल कमेरावादी, अपने सहयोगी संगठन को जो भी जिम्मेदारी, जो भी सीटें देंगे उसको हम लोग जीतेंगे और लड़ेंगे। जैसे बार बार यही सुनने को मिल रहा है कि पल्लवी पटेल आपकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि बनारस से लड़ाया जा सकता है, तो क्या लगता है कि बनारस से वो लड़ेंगी चुनाव? लड़ जाएंगे तो फिर भाषा पलट जाएगा गुरु। ऐसा है? हाँ हाँ हाँ, निश्चित रूप से। पल्लवी पटेल जी देखिए डिप्टी सीएम को हराएंगे। सेमीफाइनल हम लोग जीत चुके हैं। फाइनल में हमारा अब एक तरीके से आप कह सकते हैं, अगर खेल के अंदाज में कहें तो हमारे पास हेलीकॉप्टर शॉट है जिसका नाम पल्लवी पटेल है। अगर बनारस में वो लड़ती हैं तो नरेंद्र मोदी भी मात खा जाएंगे। इस बात ऐसी बात है? हाँ, निश्चित रूप से जनाबादी है हमारे पास उतनी, और निश्चित रूप से जो गणित है, देखिए राजनीति अंक गणित का खेल है, और अंक गणित पल्लवी पटेल जी के पक्ष में है, और धन बल, बाहुबल, ईडी, सीबीआई पल्लवी पटेल को परेशान भी नहीं कर सकती। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी यहाँ से वापस गुजरात भेज दिए जाएंगे अगर पल्लवी पटेल जी बनारस लड़ती हैं। अन्यथा और भी कोई सीट मिलती है तो हम गठबंधन के साथ उनका प्रचार करते हुए अपने सीट को आगे निकालेंगे। चलिए, लोकसभा चुनाव 2024 का बस 1-2 महीने का ही इंतजार है, तो क्या जनता से अपील करना चाहेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में वो किनको वोट करें, किस पार्टी को, या फिर किसकी विचारधारा की अगर हम लोग बात करें तो किसको वोट करें? देखिए, संविधान खतरे में है, और मैं मूल निवासियों से और 85% के लोगों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए एक बार वोटिंग करिए, किसी राजनेता के लिए नहीं, किसी विचारधारा के लिए नहीं। अगर इंडिया की झंडा से वाकई प्यार है
तो निश्चित रूप से इंडिया के झंडा के लिए एक बार वोट करिए और इंडिया के गठबंधन को वोट करिए। देश के महापुरुषों के लिए करिए, देश के बहन बेटी, किसानों, बेरोजगार, नौजवान, जो भी लोग परेशान हैं, उनके दुख दर्द को समझ करके इस मुद्दे पर वोट करेंगे तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप वोट करेंगे और विपक्षी ताकतें जीतेंगी। अगर ईवीएम और बैलेट पेपर की बात करें तो मिश्रा जी इसके बारे में क्या सोचते हैं? ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? नहीं, बैलेट पेपर से होना चाहिए। और क्योंकि ईवीएम कई टर्निंग पॉइंट पर हम लोगों ने देखा, और जहां बीजेपी का वोट ही नहीं है वहां भी बीजेपी को वोट मिला, और जहां बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला प्रत्याशी था उसका भी उस बूथ पर वोट नहीं मिला, उसके परिवार का भी नहीं मिला। अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसे 2 कैंडिडेटों का था, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों ने वहां प्रदर्शन किया है। और मुझे ये लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में वीवीपैट के पर्ची का मिलान जरूर होगा और खुलासा हो जाएगा कि कौन कैसे जीता। मतलब कि राक्षस का जान किस तोते के गले में है, आपको मालूम चल जाए।